और इस बीच एक और बड़ी खबर है। कल गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर गांधीनगर में परियोजना की शुरुआत करने वाले हैं। 1700 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास इस दौरान किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है। गांधीनगर में तमाम ऐसी परियोजनाएं जिनकी शुरुआत कल आपको बता दें अमित शाह करने वाले हैं। 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी इस दौरान मिलने वाली है। ठीक है, अब हम अखबारों के पन्नों को पलटते हैं और अब बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की और उनके बंगले की, जिसको लेकर दिल्ली की सियासत इस वक्त बेहद तेज है। क्योंकि आपको मालूम है सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं और तमाम न्यूज़पेपर्स ने बहुत प्रमुखता के साथ इस पूरे मसले को उठाया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ही कह रहे हैं कि हम तो स्वागत करते हैं, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, जाँच में जो होगा वो निकलेगा। 8 साल में मेरे खिलाफ 50 से अधिक जाँच हुई है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दरअसल केजरीवाल पर हमला बोल दिया है और उन्होंने निशाना भी साधा है। तो पूरे मसले में अब देखना होगा कि आगे निकलकर क्या कुछ सामने आता है। लेकिन दिल्ली की सियासत में इस वक्त अगर कुछ केंद्र बिंदु पर है तो वो है केजरीवाल का ये शीश महल, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। और जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया उसके बाद केजरीवाल सवालों के घेरे में घिरते हुए नजर आए। हालांकि बीजेपी इसको लेकर तमाम आरोप लगा रही है, लेकिन केजरीवाल का कहना है कि हमें फंसाने का काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमला बोलते हुए इस दौरान क्या कुछ कहा है, ये आपको एक बार हम सुनवा देते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर उनके नीचे मंत्रियों तक के नाम अलग अलग घोटालों में आए। चाहे शराब घोटाले का हो या शीश महल का हो, ये का शोर बहुत आएगा। श से शराब हो या शीश महल हो, इसका शोर और गूंज भी होगी और इसके पीछे भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे किस तरीके से आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा गया। और हम सबको पता है किस तरीके से इस मुद्दे को बीजेपी के द्वारा खूब भुनाया गया था कि 2019 में जब कोविड-19 का दौर चल रहा था, जब लोगों के पास ऑक्सीजन बेड्स नहीं थे, जब लोग अस्पताल में जाने के लिए तड़प रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बना रहे थे जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिसके लाखों रुपए के पर्दे आए, लाखों रुपए का फर्नीचर आया और क्या कुछ आया, डिटेल्स भी साझा की गई थी। आगे क्या कुछ होता है जांच के बाद, नजरें लगातार बनी हुई है। महिमा, बिल्कुल आगे बढ़ते और अगली बड़ी खबर बताते हैं। और लॉ कमीशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर लॉ कमीशन ने पॉक्सो कानून पर अब एक रिपोर्ट सौंपी। बुनियादी सख्ती बरकरार रखने की हिमायत, सहमति से संबंध की उम्र 18 ही रहे। रिपोर्ट में कहा गया है सहमति को 3 पैमानों पर रखने की फिलहाल सिफारिश की गई और दोनों की उम्र में 3 साल या फिर अधिक का अंतर हो तो अपराध ढील देने के बजाय बेजा इस्तेमाल रोका जाएगा। तो देखिए ये खबर है। और अगर बात करें हिंदुस्तान अखबार की, तो फिलहाल इस खबर को लेकर प्रमुखता से मैं आपको और ज्यादा जानकारी देती हूँ। एक और इसी से जुड़ी हुई मिलीजुली खबर है कि पॉक्सो कोर्ट में नाबालिगों के 1.75 लाख केस लटके हुए हैं। उज्जैन में बालिका से हवालियत के बीच अब लंबित मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट देश भर में बननी थी, लेकिन 763 विशेष अदालतें ही अब तक बन पाई है। तो ये इससे जुड़ी हुई खबर हम बता रहे हैं। प्रिया, बिल्कुल। और देखिए इस पूरे मामले में लॉ कमीशन ने पॉक्सो कानून पर, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसको लेकर एक रिपोर्ट सौंपी और इसमें सहमति को 3 पैमानों पर परखने की सिफारिश की गई है। इसमें उम्र का भी जिक्र किया गया है, 3 साल या फिर अधिक का अंतर, तो अपराध, और इसके अलावा भी तमाम तरह की जो डिटेल्स हैं वो आगे टीवी स्क्रीन पर है। तमाम न्यूज़पेपर्स ने इसको छापा है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि अखबारों में छाई हुई है। केंद्र के आदेश को मिजोरम ने नजरअंदाज किया। मिजोरम ने दरअसल केंद्र के आदेश को मानने से इंकार कर दिया। म्यांमार शरणार्थियों का डेटा एकत्र करने से इंकार किया गया है। शरणार्थियों का बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने से इंकार कर दिया गया है। अप्रैल में केंद्र ने दरअसल एक रिपोर्ट मांगी थी और इसमें कहा था कि जितने भी शरणार्थी वहां पर रह रहे हैं उनका एक डेटा आप कलेक्ट कीजिए और डेटा हमें दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो मिजोरम है उसने केंद्र के आदेश के खिलाफ काम किया है, उसको मानने से इंकार कर दिया है। लेकिन अब आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में, साक्षी, वो देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। बिल्कुल प्रिया, और हमने देखा किस तरीके से मणिपुर आग की लपटों में जला और इसकी जो गूंज थी वो न केवल मणिपुर तक सीमित रहती है, न केवल कुछ राज्यों तक सीमित रहती है, बल्कि सदन में भी हमने देखा किस तरीके से मणिपुर के मुद्दे को बुलंद किया गया। उस बीच में मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त है। कड़ा रुख अपनाते हुए पूजा स्थलों को संरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, साथ साथ कहा है कि क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की पहचान सरकार करे। मणिपुर हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए स्थलों को फिलहाल यहाँ पर आदेश दिए हैं जांच पड़ताल के लिए।
बिल्कुल साक्षी, मणिपुर हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए स्थलों का इसमें आदेश दिया गया है कि आप ऐसे स्थलों की पहचान करें जो क्षतिग्रस्त जो स्थल है उनको लेकर यहाँ पर खासतौर पर यह आदेश जारी किया गया है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है, जरूरी खबर है जो कि अखबारों में छपी हुई है, उसका हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये गुजरात दौरा काफी मायनों में खास माना जा रहा है। अहमदाबाद में इस दौरान संगठनात्मक बैठक होने वाली है। बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद मौजूद होंगे। अभी हमने देखा भी किस तरीके से बैक टू बैक आरएसएस की और बीजेपी की मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है और ऐसे में अब ये बैठक कई मायनों में बेहद खास हो जाती है। संगठनात्मक बैठक होगी, इसमें खुद मोहन भागवत मौजूद होंगे और तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। महिमा जी, अगली खबर अब अपने तमाम दर्शकों को हम बताएंगे और देखिए अगली जो खबर है वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश दौरे पर अखिलेश यादव जमीन पर बैठकर पत्तल में खाना खाया। उज्जैन हादसे पर सरकार को घेरते हुए भी नजर आए। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पर निशाना साधा और बीजेपी ऐसे लोगों का सम्मान करती है। अखिलेश यादव ने बात भी कही, उम्र भर चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए, अखिलेश यादव ने कहा। तो देखिए रमेश बिधूड़ी को लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए, वही आदिवासी इलाके में अखिलेश यादव गए थे और सबसे बड़ी बात की यहाँ पर आदिवासी लोगों के साथ बैठकर उन्होंने पत्तल पर खाना खाया। पत्तल दरअसल इस पर खाना खाते हुए वो नजर आए। देखिए सोशल मीडिया पर तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है। हालांकि इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। बिल्कुल महिमा, और एक कहावत भी काफी फेमस होती है जिस तरीके से विधानसभा चुनावों का क्योंकि दौर चल रहा है। एक कहा जाता है कि गरीब की थाली में पुलाव आया, लगता है चुनाव नजदीक आया और उसी के चलते लगातार ऐसे प्रयास तमाम पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं जहां पर जो खाना खाना हुआ या फिर समाज को साधना हुआ, लोगों तक पहुंचना, बिल्कुल चुनाव के समय में अक्सर ही तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं। हालांकि चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर इस दौरान हम बताएंगे। एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया। देश में हरित क्रांति के जनक रहे एमएस स्वामीनाथन, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 98 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। चेन्नई में स्वामीनाथन ने अंतिम सांस ली। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। डॉक्टर स्वामीनाथन के निधन से गहरा दुख हुआ है। कृषि क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान ने लोगों का जीवन बदला और राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। वो नवाचार के पावर हाउस थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया। आपको बता दें कि उन्होंने अपने आवास पर सुबह 11 बजे अंतिम सांस ली है। अगर हम बात करें एमएस स्वामीनाथन की, अगर पुरस्कारों की बात करें तो लाइन लगी हुई है। 1960 के अकाल के दौरान उनको बता दें पार पाने में काफी सक्षम रहे थे। 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित उनको किया गया। 1989 में उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म विभूषण से भी नवाजा गया और 1987 से पहले उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया बिल्कुल, गया। अक्सर जब हम बात करते हैं तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करते हैं तो किस तरीके से उन्होंने रिसर्च कर उसके बाद गेहूं धान और हम आत्मनिर्भर बन गए, वो पूरे देश ने देखा। एक बहुत बड़ी क्षति और शोक की लहर चारों तरफ देखने को मिल रही है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लंदन की, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी का धमाल देखने को मिला है। पुष्कर सिंह धामी आज भारत लौटेंगे। 250 उद्योगपतियों के साथ उन्होंने बैठकें की। ग्लोबल इन्वेस्टर्स में उद्योगपति को न्योता भी उन्होंने दिया। ये अहम क्यों है ये आप जरा समझिए। दरअसल उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन होने वाला है, दिसंबर के महीने में आयोजित होगा। 9000 करोड़ के एमओयू भी साइन हुए हैं ब्रिटेन के साथ। जब ये तमाम जो निवेशक हैं वो उत्तराखंड पहुंचेंगे, भारत पहुंचेंगे तो इसका फायदा होगा, वहां के युवाओं को इसका से मौका मिलेगा। इसको तमाम जो रोजगार के जो अवसर हैं वो भी वहां पर साक्षी उन तमाम युवाओं को मिल पाएंगे। बिल्कुल प्रिया, और बढ़ता भारत उभरता भारत जब हम जिक्र करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि 2047 तक हमें एक डेवलप नेशन बन जाना है, तो उसमें इन्वेस्टर्स का रोल बहुत अहम हो जाता है। उसमें फॉरेन डेलीगेट्स, फॉरेन कंट्रीज का रोल बहुत अहम हो जाता है और किस तरीके से उनको आकर्षित करके भारत की ओर लाना है, क्योंकि भारत एक युवा प्रधान देश है। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है और हमारे पास जो संसाधन है वो भी बढ़ रहे हैं। उस बीच एक अहम किरदार यहाँ पर धामी निभाते हुए नजर आए हैं, जहां पर वो लंदन में मौजूद रहे। 250 उद्योगपति के साथ में उन्होंने मुलाकात करी। ये तस्वीरें फिलहाल देखिए लगातार हम दिखा भी रहे हैं जब उन्होंने उद्योगपतियों से मुलाकात की। लेकिन सबसे बड़ी बात की इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, पहाड़ का विकास होगा। और पहाड़ क्योंकि अगर बात की जाए तो वहां पर आज भी लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किलों भरी रहती है, आप बखूबी जानते हैं। आज भी लोगों को आने जाने में कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जाहिर तौर पर जब इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टर्स आएंगे तो राज्य का विकास होगा और पहाड़ और ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। बिल्कुल महिमा, रोजगार के भी जाहिर तौर पर अवसर अब बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। जो लोग पलायन करने को मजबूर हालांकि हो जाते हैं रोजगार के चलते, वो अवसर अब यहाँ पर कम होंगे। लोग अपने ही राज्य में रहकर नौकरी कर सकेंगे, जीवन यापन कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बिहार दौरा है आज। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला दौरा है बिहार का। उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद होंगी, सुदेश धनखड़ मौजूद रहेंगी। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र संकाय सदस्यों के साथ इस दौरान संवाद होने का कार्यक्रम भी है। एक दिवसीय यात्रा के दौरान गया जाने का भी उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति का ये कार्यक्रम और कई मायनों में ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका है जब वो बिहार पहुंच रहे हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय वो जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का अपना एक इतिहास और कहते हैं कि वो दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है और वहां पर वो पहुंचेंगे, छात्रों से संवाद भी होगा, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं राहुल अंदाज के। मैं ऐसा क्यों कह रहे हैं जरा आप ये समझिए, क्योंकि राहुल गांधी अब कारपेंटर्स के बीच जा पहुंचे हैं। आरी चलाई उन्होंने, कुर्सी बनाना सीखा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार कामगारों से मिल रहे हैं, कभी कूली बन जाते हैं, कभी खेती किसानी करते हुए हमें नजर आ जाते हैं, कभी ट्रेन में सफर करते हैं और अब एक बार फिर से उनका ये नया अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो कामगारों के बीच पहुंचे और कारपेंटर्स के बीच पहुंच के देखिए तस्वीरें जहाँ पर वो आरी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। महिमा, बिल्कुल देखिए, और यहाँ पर चेहरों पर मुस्कान है कारीगरों के। जब भी मुलाकात करने के लिए जाते तो कारीगरों के चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं उनका दर्द बांटने के लिए जाता हूँ, उनको समझने के लिए जाता हूँ और ये दरअसल भारत में अब एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये बात राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में भी कही थी। और देखिए एक और तस्वीर कुछ ऐसी सामने आ चुकी है जो फिलहाल चर्चाओं का विषय बनी हुई है। साक्षी, बिल्कुल महिमा, और वैसे तो हर अखबार में इस खबर को प्रमुखता के साथ में दिखाया गया, लेकिन जनसत्ता की बात करूं तो यहाँ पर लिखा है कि राहुल गांधी ने अब लक्कड़ मंडी में चलाई आरी और कारीगरों से की बातचीत। 4 घंटे में स्कूली बच्चों के लिए कुर्सी बनाई और मेज भी बनाई और इस दौरान उन्होंने अपने नंबर भी साझा किया कि अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मेरे को इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल पलक आगे अगली बड़ी खबर। बिल्कुल महिमा, आगे बढ़ेंगे। अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को सता रहा है फोन टैपिंग का डर। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप आगे समझेंगे इसे। केंद्र और राज्य सरकार को राज्यपाल ने पत्र लिखा है। राजभवन में पुलिस एंट्री सीमित करने की मांग की गई है। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि उनको अब फोन ट्रैपिंग का डर सता रहा है। राजभवन में पुलिस एंट्री को सीमित करने की इस दौरान मांग की गई है। बंगाल के गवर्नर को फोन टैपिंग का डर और ये इसलिए सता रहा है क्योंकि उन्होंने एक मांग की है और उनका ये कहना है, दरअसल उन्होंने एक लेटर लिख करके ये मांग की है कि पुलिस एंट्री को सीमित किया जाए। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी आप राजभवन, किसी भी स्टेट्स के राजभवन को आप देख लीजिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था होती है, वहाँ पर तमाम जो फोर्सेज होती हैं उनकी तैनाती होती है। लेकिन राज्यपाल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसकी तैनाती को कम किया जाए। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि बंगाल के राज्यपाल और वहाँ की सरकार के बीच खटास हम देखते आए हैं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं। और अब वो कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस पर एतबार नहीं है, यानी कि राज्य की पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है, पुलिस की एंट्री को कम किया जाए। क्या इस चिट्ठी के ये भी हम मायने लगाएं कि वो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं फोन टैपिंग को लेकर के? ये सब भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल ये जो पूरा मामला है वो सुर्खियां जरूर बटोर रहा है। एक और खबर देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी है। बंगाल गवर्नमेंट सेज ही इज बीइंग ट्रैक्ड बाय कॉप्स, जैसे कि आप दोनों ने ऑलरेडी बताया भी, लेकिन उनका ये कहना है कि आपसे सीआरपीएफ डिप्लॉय होनी चाहिए राजभवन के अंदर। और लगातार वहाँ पर हमने देखा इससे पहले भी कि कैसे जो कि गैर भाजपा सरकार होती है जहाँ पर, वहाँ पर राज्यपाल से ऑलरेडी ठनी रहती है। अब इस तरह की खबर एक बार फिर से सामने आ चुकी है। अब देखना होगा कि वहाँ की सरकार की क्या कुछ टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर साक्ष्य निकलकर सामने आ सकती है। बिल्कुल महिमा, और इस दौरान देखिए इसमें यह भी लिखा है अखबारों में, इन जनवरी बोस वाज अकॉर्डेड Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री, यानी कि Z+ सिक्योरिटी ऑलरेडी उनके पास है और अब राजभवन में सीआरपीएफ की तैनाती की भी बात हो रही है।